अगर आपको याद हो, डिस्क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था बेटा, और उसके बाद ऑडिटर के राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस किया था। तो मेरे बच्चे ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देते हुए किसी और रिपोर्ट, स्टेटमेंट या रिमार्क्स का जिक्र करें, तो वो भी आपने अपनी रिपोर्ट के साथ फिर उसको अनेक्स करना है। यानी कि अगर आप कोई रेफर करते हैं, जैसे मान लो कि कोई कंप्लाइंस रिपोर्ट के बारे में कोई बात करता है, कि ये भी तैयार करनी होती है मेरे बच्चे, कंपनी तैयार करती है। ये भी आज हम डिस्कस करेंगे उसको कि जो कंपनी एक्ट है, कंप्लाइंस रिपोर्ट तैयार करना कानूनी रिक्वायरमेंट है। कंप्लाइंस रिपोर्ट क्या होगी बोला, कि कंपनी ने जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी कर दी। कंपनी एक्ट 2017 की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी पूरी कर दी, उसकी एक कंप्लाइंस रिपोर्ट तैयार करती है। और मेरे बच्चे वो जो कंप्लाइंस रिपोर्ट है, अगर उससे हवाले से या किसी भी कोई भी रिपोर्ट, स्टेटमेंट उसने जिक्र कर दिया, अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में किसी इस तरह की चीज का जिक्र करेगा तो उसको भी अपनी रिपोर्ट के साथ नेक्स्ट करेगा, उसको भी अटैच करेगा, ताकि लोग उसको भी देखना चाहें तो उसका हिस्सा बने। उसके बाद नेक्स्ट जरा देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें वैसे तो हमने चैप्टर नंबर 14 में जाकर डिस्कस करना लेकिन जो चीज उसने बताई थोड़ा सा उसको समझने की जरा देखिएगा। कह रहा वेयर एनी ऑफ द मैटर्स रेफर्ड अबव इज आंसर्ड इन द नेगेटिव और विद क्वालिफिकेशन। और क्वालिफिकेशन का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि ऑडिटर ने किसी चीज पर एतराज लगा दिया है, उसको हम कहते हैं क्वालिफिकेशन लगा देना। और अनक्वालिफाइड क्या होता है कि उसने किसी तरह का कोई एतराज नहीं किया। तो कहता है कि अगर तो ऊपर के किसी भी मामले से रिलेटेड ऑडिटर क्या कर रहा हो, कोई क्वालिफिकेशन लगा रहा हो या नेगेटिव में आंसर कर रहा हो, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, वो फलानी कंप्लायंस रिपोर्ट सही नहीं है, तो फिर द रीजन फॉर सच आंसर अलॉन्ग विद द फैक्चुअल पोजीशन टू द बेस्ट ऑफ ऑडिटर इन्फॉर्मेशन। यानी कि अगर वो एतराज करेगा, जैसे हम जब चैप्टर नंबर 14 पढ़ोगे, जब जरा पेज नंबर 230 था कल, तो 230 पे जरा देखें, उसमें शुरू जब वो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट के शुरू के अंदर अगर आप देखेंगे उसका एक ओपिनियन नाम लिखा होगा, वो जो ओपिनियन लिखा हो उसके नीचे अगर आप देखेंगे एक बेसिस फॉर ओपिनियन है। ये जो बेसिस फॉर ओपिनियन होगा, ये मेरे बच्चे वो रीजन है जिस बेस पे, यानी कि वो आंसर कर रहा है, बता रहा है, वो वजह बता रहा है जिस बेस पे उसने ऊपर की ओपिनियन दी होगी। यानी कि रिपोर्ट में वो अगर वो नेगेटिव में कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या कोई बाकी सही है लेकिन फलानी फलानी चीज गलत है, तो अगर किसी वजह से वो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है या कोई एक दो चीज सही नहीं है बाकी सही है, तो जो भी वजह होगी वो रीजन, ये जो रीजन फॉर ओपिनियन जो भी होंगे, बेसिस फॉर ओपिनियन, उसके अंदर वो बता देगा। कह रहे द कमीशन मे बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट दैट इन द केस ऑफ ऑल कंपनीज जनरली आर क्लास ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज मे बी स्पेसिफाइड द ऑडिटर रिपोर्ट विल आल्सो इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ सच एडिशनल मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड। मेरे बच्चों, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जा तो रहा होगा ऑडिटर, तो एसएससीपी जाते जाते को इसको कोई मजीद जिम्मेदारी में दे देंगे। वो कहेगा ये फलाने फलाने जो मामला हैं इसके ऊपर भी आप हमें रिपोर्ट दे दो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है भाई, आप कर तो जाने तो ऑडिट रिपोर्ट देने जा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, लेकिन आप ऐसा करना, वो जो कंप्लायंस को चेक करना ना हमारी जिम्मेदारी है कि इन्होंने कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी की है कि नहीं। तो इन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट तैयार की होगी, उनको हमने क्या रखा है कि आप कंप्लायंस रिपोर्ट भी तैयार किया करें, उसके ऊपर भी जरा थोड़ी सी अपनी एक रिपोर्ट दे दीजिएगा कि इन्होंने कंप्लायंस लॉ की जो पासदारी है वो की है कि नहीं। तो इस तरह मेरे बच्चे को कहता है कि कोई अजाफी रिपोर्ट तैयार करने को भी ऑडिटर इनको कह सकता है। उसके ऑडिटर विल एक्सप्रेस, ये जरा मेरे बच्चे दो चीजें तो देखिएगा, ऑडिटर विल एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड ओपिनियन। अगेन मेरे बच्चे, जब हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, अभी सिर्फ वैसी, ताकि यहाँ पे थोड़ी सी खानापुरी हो जाए, ये तो चैप्टर नंबर 14 के अंदर जाके हम चीजें डिस्कस करेंगे। जब हम चैप्टर नंबर 14 में जाएंगे तो वहां पे एक चीज सीखेंगे कि ऑडिटर जब ऑडिट कर लेता है उसके पास मेरे बच्चे एविडेंस आ जाती है। उस एविडेंस की बेस पे वो या तो कहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, या ये कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। अब मेरे बच्चे, अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगी, सब कुछ सही चल रहा है, तो उसके लिए ये आखिर के ऊपर ये जो रिपोर्ट दी हुई है, ये एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है कि यानी कि ऑडिटर को अगर कोई एतराज ना हो, ऑडिटर कह रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो फिर इस शक्ल के अंदर उसकी वो बनेगी, रिपोर्ट बनेगी। इसको कहते हैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। अगर तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट हो फिर तो रौले ही को नहीं, यानी कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं, कानून ने जिस तरह बता रखा था ना रिपोर्ट होनी चाहिए सही वाली, तो उसी तरह की है, तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, अगर कुछ गलत हो, फिर ऑडिटर गलत हो या कोई वजह और हो, लाजमी नहीं कि गलत ही हो, क्योंकि हम सीखेंगे मॉडिफिकेशन जाके आगे। अगर तो कुछ गलत हुआ हो या गलत ना हो लेकिन कुछ और हुआ हो जिसकी वजह से रिपोर्ट मॉडिफाई हुई हो, उस रिपोर्ट, देखो मैं दोबारा बता रहा हूं मेरे बच्चे, लास्ट चैप्टर नंबर 14 के अंदर हम पढ़ेंगे ऑडिटर ने एक रिपोर्ट तैयार करके देनी है। वो रिपोर्ट अपनी मर्जी से तैयार नहीं करता, रिपोर्ट का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये नहीं होता कि ऑडिटर कल जब ऑडिट करके जाएगा वो क्या करेगा, अपनी मर्जी से जैसी मर्जी बातें लिखकर देकर चला जाएगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है उस वो भी स्टैंडर्ड गाइड करते हैं कि भैया आपने इस तरह की इस फॉर्मेट के अंदर इन चीजों के साथ रिपोर्ट देनी है।
अब वो जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अगर तो ऑडिटर सब कुछ उसने ऑडिटर ने ऑडिट किया हो, सब कुछ सही हो, तो वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट देता है, जिसको हम कहते हैं जिस तरह कानून ने बता रखा है, कानून अगे जिस तरह स्टैंडर्ड्स ने बता रखा है रिपोर्ट, मैं उसी तरह की बगैर उसमें मॉडिफिकेशन किए हुए एक रिपोर्ट देके जा रहा हूं, यानी कि सब कुछ सही है। इसको कहते हैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, यानी कि जैसी स्टैंडर्ड ने बता रखी थी मैं वैसी ही रिपोर्ट दे रहा हूं। तो इसका मतलब सब सही है। लेकिन मेरे बच्चे अगर कुछ गलत हो, या गलत के अलावा कुछ और मामला हुआ हो जहां पे इसको रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़े, तो फिर मेरे बच्चे रिपोर्ट मॉडिफाई होती है। ये थोड़ा सा, ये दो अल्फाज सिर्फ अभी दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि बाकी तो हम पढ़ेंगे। द ऑडिटर विल एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड ओपिनियन, यानी कि जाहिर बात है जब ओपिनियन मॉडिफाई होगी तो फिर उसकी रिपोर्ट भी मॉडिफाई होगी। इन हिज रिपोर्ट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो भी है। तो ये क्योंकि चैप्टर नंबर 14 का हिस्सा है, इसलिए मेरे बच्चे इस लाइन को बस जितना कि अभी मैंने बताना था वो मैंने बता दिया, इससे ज्यादा भी आपने कुछ नहीं करना। कि दो तरह की रिपोर्ट होंगी, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड का मतलब क्या है, कुछ तब्दीली हुई, मॉडिफिकेशन की है, जिस तरह थी स्टैंडर्ड ने दी हुई उसमें कुछ ऑडिटर ने तब्दीली की। और अनमॉडिफाइड क्या है, जिस तरह स्टैंडर्ड ने दी थी उसी तरह आप अपनी रिपोर्ट दे रहे हो, इसको कहेंगे अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। अगरचे वैसे अल्फाज थोड़े से वो हैं, ऐसे लग रहा होता है जैसे अनमॉडिफाइड रिपोर्ट थोड़ी सी नेगेटिव है और मॉडिफाइड रिपोर्ट शायद थोड़ी सी सही है, लेकिन बहरहाल अनमॉडिफाइड का मतलब जेन्युइन वही है जो जो अल्फाजों से नजर आ रहा है कि बगैर किसी तब्दीली की रिपोर्ट जिस तरह स्टैंडर्ड ने दे रखी है। द कमीशन में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर, ये जनरल या स्पेशल ऑर्डर ये कह रहा होता है कि या तो सबके लिए ही, या स्पेशल ऑर्डर वो कह सकता है कि इस साल में ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फलानी जो कंपनी है उसके लिए आप ऑडिटर जो होगा वो ये रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करेगा, इस लिहाज से वो स्पेशल ऑर्डर कह रहा होता है। डायरेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस as contained in the act is reviewed by the auditor who will issue a review report to the members of on the format specified by the commission। यानी कि एक और चीज उसने साथ यहाँ पे बल्कि दोबारा बता भी दी कि जब ये ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा होगा तो वहीं पे एसएससी पे उसको कहेगा भैया तुम जा तो रही, वहां पे इन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस तैयार की होगी, उसका पूरा ऑडिट ना करना, उसका ऑडिट ना करना, उसका क्या कर देना, उसका रिव्यू कर देना। यार पीछे अभी हम पढ़ गए हैं ऑडिट और रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस के अंदर। और तो फिर अच्छे वो यही कह रहा है कि उसमें ना बस आपने वो दो का प्रोसीजर परफॉर्म करके, इंक्वायरी करके और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके, आप जस्ट ना उसका एक रिव्यू वो करके उसकी एक रिव्यू रिपोर्ट आप वो तैयार करके हमें दे दीजिएगा, मेंबर्स को दे दीजिएगा, आपको पूरा उसको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। वेयर एनी कंपनी और क्लास ऑफ कंपनीज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट टू इंक्लूड इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट द पर्टिकुलर रेफर टू, देख लेते हैं इसमें। नहीं मेरा ख्याल है ये कॉस्ट अकाउंट्स का, हाँ ठीक हो गया। चलें इसको लिमिट। अब बचपन की बातें तो आपको याद होंगी कंपनी एक्ट की, वहां पे याद करें हमने डिस्कस किया था चार तरह की कंपनीज हैं जिन्होंने कॉस्ट अकाउंट्स भी तैयार करने थे। और वो चार तरह की कंपनीज कौन सी थी बोला, जहां पर भी कोई लेबर या जहां पे मटेरियल इस्तेमाल होता हो, तो हमने कहा था कि वो कॉस्ट अकाउंट्स भी तैयार करेंगे, कोई कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए लेबर मटेरियल और एफओएच ये सारा होता था। तो अगर कोई मान लो कि सर्विस प्रोवाइडर है, वहां पे लेबर तो होती नहीं है, वहां पे मटेरियल तो होता ही नहीं सर्विसेज के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे हमने चार तरह की कंपनीज डिस्कस की थी कंपनी एक्ट के अंदर। एक तो मेरे पर मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर का काम करती हूँ, उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो प्रोडक्शन करती हूँ, जो प्रोसेसिंग करती हूँ, और जो माशाल्लाह आप लोग सियाने बच्चे हो माशाल्लाह। अच्छा, मैं भी कहूँ कमाल हो गया है, मेरे बच्चों को अभी तक याद है। चलें, तो मेरे बच्चों को चार तरह की कंपनी थी जिनको जिन्होंने कॉस्ट अकाउंट तैयार करने थे, वो कानूनी रिक्वायरमेंट थी कंपनी एक्ट के अंदर। इसका मतलब कंपनी एक्ट कानून है, जो कंपनी भी ये काम कर रही होगी उसने बाकी अकाउंट्स के साथ ये कॉस्ट अकाउंट्स भी तैयार करने हैं। वो कहता है कि जहां पे कोई कंपनी कॉस्ट अकाउंट तैयार कर रही होगी, तो कॉस्ट अकाउंट्स के जो ऑडिट होगा वो मेरे बच्चे कोई भी कर सकता है। कॉस्ट अकाउंट्स का जो ऑडिट होगा वो मेरे बच्चे कोई भी कर सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि जिस कंपनी के लिए भी कॉस्ट अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो दोनों में से कोई भी कर सकता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नहीं बात हो रही पूरी। और कॉस्ट अकाउंट्स तो आप पढ़ के ही आए हो बचपन में, उसका कोई वो स्टैंडर्ड नहीं होते, वो अपने ही तरीकेकार से आप करते हो सारे का सारा। ये ऑडिट की बात नहीं हो रही मेरे बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ये जस्ट कॉस्ट अकाउंट्स के ऑडिट की बात हो रही है। और कॉस्ट अकाउंट्स के ऑडिट के लिए मजीद दोबारा उसने वही कह दिया कि वो जो ऑडिट करेंगे वो कौन करेगा, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या वो जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ये दोनों कर सकते हैं। इसमें कंपनी की मेरे बच्चे उसने कोई वो नहीं दी हुई कि इसमें फलानी इतने मिलियन वाली वो, क्योंकि ये कॉस्ट कौन सा, ये बिल्कुल सेपरेट मामला है, बल्कि वो ज्यादा माहिर है इस मामले में जो मैं जो हाँ आईसी मैप वाले। ये क्योंकि हमने इकट्ठे ही करने हैं, आज देख लेंगे अगर कोई टाइम बच के, हमने कल कुछ कर रहे थे वैसे, मिला होगा ये सवाल आपको। हाँ, मिला था क्योंकि पांच पेपर थे, देख लेंगे।
चलें, मेरा ख्याल है तरतीब से अब आ गया, तो थोड़ा सा इसको देख लें यार, देख लो इसको। ये कल हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था, दूसरा आपने सोचना था, मेरा ख्याल है सोचा तो नहीं है आप लोगों ने। चलें, राय नहीं, इसको देख लें यार, आप लोगों की क्या राय है, छोड़ दें, आप लोगों की क्या राय है, शर्म तो नहीं आ रही है? अच्छा, चलें, यहाँ पे सोचना था आपने, मेरा ख्याल है। चलें, सोच लिया होगा फिर आपने कुछ ना कुछ। हाँ बिल्कुल, नहीं वो एसोसिएट की जो डेफिनेशन है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। यहाँ पे याद रखिएगा, शदीद किस्म से एसोसिएट वो होगी, यूज होगी मेरे बच्चे, और आपने उसको दिमाग में रखना है। अगर एसोसिएट की वो कंपनी लॉ की डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दे रखी, लेकिन कंपनी लॉ की अगर डेफिनेशन आपको एसोसिएट की नहीं आती, तो मेरे बच्चे फिर ये वाले सवालों में आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। लाजमी नहीं, लेकिन आ सकती है मेरे बच्चे, जैसे इसी उस पॉइंट में देखने। चलें इधर देखिएगा, एक तो नाम भी खुदा का, एक तो पता नहीं इस तरह की चीजें खाने खुने वाला बंदा पेपर बनाने बैठ जाता है, और बाद में बच्चों को बेचारों को दिक्कत होती है। तो बेटा एक फर्म है, ACCA उसका नाम है, यही है ना? उसको एक ऑफर रिसीव हुई है ऑडिट ऑडिट के लिए, ऑफ बनाना लिमिटेड, कि भैया बनाना लिमिटेड ने उसको कहा कि सर आए हमारा ऑडिट कर दें। तो वहां पे कोई मिस्टर पंपकिन है, हु इज नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बोर्ड ऑफ बनाना लिमिटेड, यानी कि यहाँ पे एक मिस्टर पी है, जो कि इस कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन वो डायरेक्टर किसकी तरफ से आया है? वो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, गवर्नमेंट का नॉमिनी है। ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना लिमिटेड, होल्ड्स 25% शेयर्स इन वाटर मैलन लिमिटेड, और इस बंदे के पास किसी वाटर मेलन लिमिटेड उसके 25% शेयर भी हैं, इसी के पास है। द स्पाउस ऑफ ए पार्टनर आल्सो होल्ड शेयर इन द वाटर मेलन लिमिटेड, और जो पार्टनर है उसका जो स्पाउस है उसके पास भी क्या है? उस वाटर मेलन लिमिटेड के शेयर्स हैं। एक सेकंड दोबारा देखिएगा इसको, क्या हुआ? हम सही नहीं बना रहे, तो दोबारा देखो जरा। मिस्टर पंपकिन हु इज नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, ये पंपकिन था ना, तो ये बनाना लिमिटेड, ओ सॉरी, मैं उसको फर्म के खाते हुए मान लिया। बस ये जरा थोड़ा सा मेरे बच्चे आपने जरा ध्यान रखना है इस बात को। मिस्टर पंपकिन ये डायरेक्टर है यहाँ पे बनाना लिमिटेड में, बनाना लिमिटेड, और बनाना लिमिटेड होल्ड्स 25% शेयर इन, तो इसके पास 25% शेयर इसके भी है, ऐसे ही मेरे बच्चे। द स्पाउस ऑफ ए पार्टनर आल्सो होल्ड शेयर्स इन वाटर, तो स्पाउस जो पार्टनर का इसका फर्म का है, द स्पाउस ऑफ ए पार्टनर आल्सो होल्ड, अब यह फर्म के किसी पार्टनर की तरफ आइएगा, इसका कोई स्पाउस है, उस स्पाउस के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं। उसने ये नहीं बोला कितने हैं, लेकिन बस इतना बोल रखा है कि उसके पास शेयर्स हैं। लो बेटा, याद करें, क्योंकि शेयर्स की वो डेफिनेशन क्या थी बोला, जो शेयर्स के मामले में हम डिस्कस किया था, कि आप पार्टनर के पास, उसके माइनर चिल्ड्रन के पास, या उसके स्पाउस के पास, या फर्म के किसी भी पार्टनर के पास उस कंपनी के उस कंपनी के या उसकी एसोसिएट के शेयर्स हों, तो मेरे बच्चे फिर वो उसके लिए डिस्क्वालीफाई करें। अब देखो, ऑडिट करने जा रहे हैं वो बनाना लिमिटेड का, और अब देखना ये है क्या ये बनाना लिमिटेड और ये जो वाटरमेलन है, क्या ये दोनों आपस में एसोसिएट हैं? क्योंकि हमारी फर्म के एक पार्टनर की स्पाउस के पास इस वाटरमेलन के शेयर्स, और शेयर चाहे उस कंपनी में हो चाहे उसके एसोसिएट के पास, इन लोगों के पास, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहां पे मेरे बच्चे पहले इन दोनों का आपस में ताल्लुक देखा जाएगा। अगर तो दोनों एसोसिएट हैं, फिर तो वही तरीकाकार हम बताएंगे कि भैया ये क्या करेंगे, ये डिस्क्लोज करेंगे और 90 दिनों के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। लेकिन मेरे बच्चे अब अगली बात आएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर है, ये जो पंपकिन है, इसलिए मेरे बच्चे ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएट नहीं है। अगर दोनों एसोसिएट नहीं है, इसका मतलब वो पार्टनर की स्पाउस के पास जो इस कंपनी के शेयर्स हैं मेरे बच्चे, ये उसकी एसोसिएट के शेयर नहीं है, वो तो किसी और कंपनी के हैं, इसलिए ये बनाना लिमिटेड का ऑडिट कर सकते हैं। तो इस तरह मेरे बच्चे हमने थोड़ा सा वहां पे सोचना है। तो दिमाग मेरे बच्चे बिल्कुल साथ रखना है, और अब बच्चे लोगों का दिमाग सही चलता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। हम लोग जिस उम्र के जिस हिस्से में होते हैं ना,
यहाँ पे जरा दिमाग का उस तरह चलना इतना वो नहीं होता, आप लोगों की तरह हमारे दिमाग इतने शार्प नहीं रहते, हमारे पास एक्सपीरियंस होता है पिछला, है जो हमने चीज़ें जिंदगी के अंदर सीख रखी होती है वो हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त चेंज हो चुका होता है। अब इस एकदम से ये सिचुएशन है तो मेरे बच्चे जाहिर बात है, तो आप लोग ज्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकते हो। मेरा ख्याल है कि अब देखो ना, अगर मैं इसी बंदे को यहीं पे बना रहा होता तो सत्यानाश हो जाना फर्म की तरफ है। तो आप लोगों ने बता दिया सर ये तो आप कुछ गलत कर रहे हो, तो बुजुर्ग ही होते हैं मेरे बच्चे। ले बेटा उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है मिस्टर जहीर ए लीगल प्रैक्टिशनर हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ लीची प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि मिस्टर जहीर है, उसको ऑफर हुई है लीची प्राइवेट लिमिटेड से कि भैया आए हमारा ऑडिट करने। द पेड अप कैपिटल ऑफ लीची इज रुपीज 1.5 मिलियन, एक 1.5 ऑफ विच 40% इज ऑन बाय ब्लू ब्लैक लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी। यानी कि 40% जो शेयर्स हैं वो किसी लिस्टेड कंपनी के पास भी, यानी कि ये लिस्टेड कंपनी की सब्सिडी तो ना हुई एटलीस्ट, ऐसे ही, क्योंकि लिस्टेड तो यानी कि किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडी तो तभी होगी जब मोर देन 50% होंगे। ये सब्सिडी वाला ताल्लुक तो नहीं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी हो, पब्लिक कंपनी हो या उसकी कोई सब्सिडरी हो, उसका जो ऑडिटर होगा वो हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। चलिए जरा बताइएगा, क्या मिस्टर जहीर इस लीची लिमिटेड का ऑडिट कर सकता है? तो देखो दो तरह के बंदे आपके कॉल कर सकते हैं, सीए भी कर सकता है, एसीएम भी कर सकता है, ऐसे ना मेरे अच्छे। लेकिन देखा जाए क्या जहीर सीए या एसीए में है? वो तो दोनों ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, एक जस्ट लीगल प्रैक्टिशनर है, एक वकील है, और वकील तो मेरे बच्चे जाहिर बात ऑडिट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये मुनासिब नहीं है। लेकिन उस लिहाज से देखिएगा वो पब्लिक कंपनी और उसकी जो सब्सिडरी है वो भी चीज दिमाग में रखनी है। अगर मान लो कि ये होता कोई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएम में होता और ये चीज बताई होती उन्होंने, तो फिर भी नहीं कर सकता। सीएम में था ना मेरे बच्चे, अगर होती, मैं कह रहा हूं अगर सब्सिडरी होती, अगर सब्सिडरी होती एक पब्लिक कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी है, इसमें तो कर सकता है, इसमें तो कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर सिचुएशन चेंज हो जाती तो फिर जरा ध्यान रखना है कि ये ना हो कि आप जस्ट पेड अप कैपिटल देखें कि 1.5 मिलियन है और वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है और वो कर सकता है, तो मेरे बच्चे ये भी देखना है पब्लिक कंपनी के साथ ताल्लुक क्या है। सब्सिडरी वाला हो, एसोसिएट की बात नहीं की उसने, ये एसोसिएट वाला ताल्लुक है लेकिन सब्सिडरी वाला नहीं। बेटा कहता है कि वॉलनट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड एन ऑफर, WCC या फिर वही, अच्छा नहीं वो ACC था, ये WCC है, have received an offer for appointment as external auditor of वसीम प्राइवेट लिमिटेड। ये फॉर्म है भाई, मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। इन प्लेस ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर हु वर रिमूव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म। यानी कि एक बंदा जो पहले ऑडिट कर अपॉइंट हुआ हुआ था उसकी जगह पे उसको रिमूव करके अपॉइंट करने जा रहे हैं ये वसीम लिमिटेड, सॉरी वॉलनट, WCC है या जो भी, दोबारा देखिएगा, WCC have received an offer for appointment external auditor वसीम लिमिटेड इन प्लेस ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर। यानी कि वसीम लिमिटेड ने अभी भी किसी ऑडिटर को रिमूव किया है, उसकी जगह जगह पे वो सोच रहे हैं कि क्या करते हैं हम ये वॉलनट को अपॉइंट कर लेते हैं ऑडिटर। कहते हैं कि यू मे अज्यूम दैट WP has completed all the legal formalities before removing the previous auditor। तो इसमें पूछना क्या चाहता हूँ, जरा कमेंट कर दें मेरे बच्चे। वैसे इसने बड़ा अजीब सा किया है, लेकिन फिर भी जो हो सकता है मेरे बच्चे वो बता दें आपको। एक तो एक कैजुअल वैकेंसी है, और कैजुअल वैकेंसी आपको पता है कि 30 डेज के अंदर डायरेक्टर ने फिल करनी होती है। और फिर हम अगली वही बात बता देंगे कि अगर उसकी जगह पे इसको अपॉइंट करने जा रहे हैं तो मेरे बच्चे वो क्या करेंगे, उससे रिटर्न कॉन्सेंट ले लेंगे। एक तो रिटर्न कॉन्सेंट, और जब अपॉइंट कर लेंगे 14 दिन के अंदर जाके उसको तो और तो इसमें कुछ है ही नहीं, कोई मसला तो इसमें नजर नहीं आ रहा। क्या आप लोगों को कोई मसला नजर आ रहा है इसमें? कुछ इसके अलावा तो कोई है ही नहीं सिनेरियो मेरे बच्चे। बस इतना, इससे ज्यादा कोई कमेंट हो नहीं सकता, इसमें कुछ रोड़ा नजर ही नहीं आ रहा हमें। अजीब सी बात है, लेकिन इतना आसान भी दे दिया उसने
क्योंकि हम थोड़ा सा मुश्किल सोच के बैठे होते हैं, अब इतना आसान का सोचा नहीं होता। ले बड़ा जरा इसको भी देखिएगा। मिस्टर सादिक हैज रिसेंटली ज्वाइंड योर फर्म, यानी कि आपकी फर्म है, और उस फर्म में अभी अभी कौन आया, मिस्टर सादिक, उसने भी आपकी फर्म को एज ए पार्टनर ज्वाइन किया है। कहता ही हैज सर्व्ड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्ट्रॉबेरी लिमिटेड। ये जो मिस्टर सादिक था, इसने स्ट्रॉबेरी लिमिटेड में मेरे बच्चे सर्व किया है अंटिल 30 जून 2009, यानी कि 30 जून 2009 तक ये बंदा उस कंपनी का डायरेक्टर के तौर पे काम करता रहा वहां पे स्ट्रॉबेरी लिमिटेड में एज ए गवर्नमेंट नॉमिनी। लेकिन साथ उसने कह दिया कि एज ए गवर्नमेंट नॉमिनी ये कब तक रहा वहां पे, 30 जून 2009 तक। इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एसएल, यही इसी की बात हो रही है, एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम एसएल की हेल्ड ऑन 31 अगस्त 2011, ए शेयर होल्डर, यानी कि 31 अगस्त 2011 को एजीएम हो रही है एसएल की, और उसमें 2011 में बच्चे, उसमें एक शेयर होल्डर ने प्रपोज किया है, हैज प्रपोज द नेम ऑफ योर फर्म, कि इस फर्म को क्या कर लेते हैं, हम अपॉइंट कर लेते हैं ऑडिटर एसएल के तौर पर। आप बताएं क्या ये जो आपकी फर्म है, नाम तो नहीं बताया इस फर्म को, जो भी आपकी फर्म है, क्या ये फर्म एसएल का ऑडिट कर सकती है? इस फर्म को ज्वाइन किया है सादिक ने, और सादिक जिस कंपनी की तरफ से अभी आपको ऑफर आई है, सादिक उसी कंपनी में डायरेक्टर था, लेकिन गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर था। और मेरे बच्चे उसने छोड़ दी थी वो फर्म 30 अगस्त 2009, सॉरी 30 जून 2009 को, और ये अपॉइंट करने की बात हो रही है 31 अगस्त 2011 को, कि हम अपॉइंट कर लेते हैं किसको, इस फर्म। चल पहले तो मुझे बताएं, क्या सादिक फर्म को भी गोली मारो? क्योंकि हमने एक असूल तो पढ़ा था ना, जब एक बंदा डिस्क्वालीफाइड हो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई होती है। पहले तो बताओ, अगर सादिक अकेला ही चार्टर्ड अकाउंटेंट लेदर से ही होता, क्या सादिक इस एसएल का ऑडिटर बन सकता था? क्या गवर्नमेंट के नॉमिनी डायरेक्टर का कुछ है मामला? एसोसिएट कंपनी में क्या होता है? ठीक है, ठीक है, उस लिहाज से भी सही है। अच्छा एक चीज देखिएगा, मैं चलो यहाँ पे बता दूं, याद रखना कि जब उसने पहला पहला पॉइंट बताया था आपको कि अगर कोई बंदा उस कंपनी का डायरेक्टर हो, उसका मैनेजर हो, उसका यानी कि ऑफिसर या एम्प्लॉय हो, तो वहां पे वो बंदा उस वक्त भी और उस छोड़ने के 3 साल के बाद भी, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर भी उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अच्छा वहां पे लफ्ज सिर्फ डायरेक्टर का लिखा हुआ ऐसे ही था ना, उसमें ये नहीं बोल, वहां पे उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं बताई थी कि अगर ये गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर हो या फलाना फलाना, वो सिर्फ शेयर्स के मामले में था। तो याद रखिएगा, डायरेक्टर चाहे जिस मर्जी नाम से हो, बचपन में हमने डिस्कस किया था, जिस मर्जी नाम से हो, चाहे वो उसका नाम चीफ एग्जीक्यूटिव हो, वो भी डायरेक्टर होता है, चाहे नॉमिनी हो, चाहे वो अल्टरनेट डायरेक्टर हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, चाहे एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव, जिस मर्जी नाम से डायरेक्टर हो, वो डायरेक्टर ही होता है। तो ये मेरे से जस्ट आपको धोखा देने के लिए कि शायद बच्चों को पता होगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, वो डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर जब था तो उसके अगले 3 साल के अंदर अंदर अब वो दोबारा उसका ऑडिटर नहीं हो सकता। अब आप इन दोनों ड्यूरेशन के दरमियान टाइम देख, ड्यूरेशन ये डिफरेंस देख लो, क्या 3 साल का डिफरेंस है? तो मेरे बच्चे 30 जून 2009 से 10, 11 और 12 में जाके 30 जून 2012 को 3 साल पूरे हों, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 साल के अंदर ही इसको अपॉइंट करने की कोशिश हो रही है फर्म को, और इस फर्म में वो बंदा है जो डिस्क्वालीफाइड है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी फर्म ही क्या है, वो डिस्क्वालीफाई है, इसलिए ये उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए क्या होंगे, डिस्क्वालीफाइड होंगे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, वेल्दी बैंक लिमिटेड है, WBL, ये मेरा ख्याल है कोई लास्ट भी होगा, स्प्रिंग 2020 में आया हुआ, तो लास्ट पे जरा इसको वैसे कल देखें ये कम बच्चे, क्योंकि हमने सारे पास पेपर करने बाद में देख लेंगे इसको। ले बेटा आगे आइएगा, ले बेटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, द रोल ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का रोल क्या है मेरे बच्चे, ये बिल्कुल वही रोल है जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का होता है। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले तो लोग क्या करते थे, अकाउंटिंग करते थे, हिसाब किताब करते थे, मुंशी रखे होते थे, और मेरे बच्चे हर कोई मुंशी अपने लिहाज से जितना को जिस तरह का पढ़ा लिखा होता था, अपने सेठ का या जो भी उसका वो होते थे, तो उसका हिसाब किताब रखता था। अब उसके बाद देखा कि हर बंदे ने अपना अपना अलग अलग अपने अपने तरीके से ही सारे का सारा वो हिसाब किताब वो सारा कुछ मेंटेन कर रहा है।
तो वहां पे फिर मेरे बच्चे क्या आना शुरू हो गए, लोगों को वो रहनुमाई के लिए वहां पे स्टैंडर्ड बता दिए गए, और स्टैंडर्ड बनाकर उन्होंने कहा कि ये जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम अकाउंटिंग किया करेंगे, और फिर जो हम उस अकाउंटिंग से जो हम रिपोर्ट्स तैयार किया करेंगे, वो भी आप अपनी मर्जी से, जो सेठ के सामने हम रिपोर्ट रखते हैं, वो सारा हिसाब का थोड़ी रखते थे, उसकी रिपोर्ट होती थी। तो जो रिपोर्ट रखा करेंगे वो भी स्टैंडर्ड के मुताबिक ही तैयार होगी, ताकि पूरी दुनिया में या जहां जहां पे भी वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आईएएस हैं वो फॉलो किए जा रहे हो, तो वहां की अकाउंटिंग भी और उसके तहत बनने वाली जो रिपोर्टिंग है यानी कि स्टेटमेंट्स हैं वो भी सेम ही होनी चाहिए। तो ताकि एक मेरे बच्चे जरा थोड़ी सी यूनिफॉर्मेलिटी आए उस चीजों के अंदर, एक ही जैसी। सेम मामला यहाँ पे ऑडिट के अंदर ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्म करना है मेरे बच्चे, ताकि ये ना हो कि हमने कहा कि जाओ कंपनी का ऑडिट करो और हर बंदा अपने अपने तरीके से अजीबोगरीब तरीके से ऑडिट कर रहा हो। तो यहाँ पे मेरे बच्चे स्टैंडर्ड्स आगे कि भाई हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड होंगे हर चीज का ऑडिट करने के लिए, इसके मुताबिक ऑडिट करना है, और उसके बाद रिपोर्ट शपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग हर चीज के लिए स्टैंडर्ड है। तो इस मान लो कि अभी हम डिस्कस करेंगे जैसे कोई जो आईफैक है, आईफैक क्या ही एक बोर्ड है जो स्टैंडर्ड बनाता है। अब उस बोर्ड के जो IAS SSB, चले आईफैक की बात कर लो, अभी हम वो बताएगा कोई 250 मुल्क उसके मेंबर हैं। अब वो जो 250 मुल्क हैं वहां पे जहां पर भी ऑडिटिंग हो रही होगी उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक ही हो रही होगी। 250 मुल्क नहीं, 130 मुल्क हैं, उसके 250 जो बॉडीज हैं वो उसकी मेंबर हैं, कुछ इस तरह का उसने बता रखा होगा। तो एक तो मेरे बच्चे जरा देखिएगा, याद है बचपन में हमने डिस्कस किया था कि ऑडिट एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, लेकिन हाई एश्योरेंस होती है। वो जो रीजनेबल या हाई लेवल की एश्योरेंस होती है, अब वो हासिल कैसे करनी है, तो पे मेहनत ज्यादा करनी थी। लेकिन मेहनत तो एक बंदा कहेगा मैं सुबह से लेकर शाम तक वो बंदर की तरह है, जब वो एक बंदर डॉक्टर बन गया था है, तो वो जब आया जंगल में तो भैया एक कोई जानवर बीमार पड़ गया, उन्होंने कहा कि बंदर साहब को इसको जरा दे, इसकी मेडिकेशन करें जो भी है। अब वो क्या कर रहा है, वो भागा जा रहा है, कभी इस दरख्त पे चढ़ जाता है, कभी उस दरख्त पे भागा जा रहा है, भागी फिरे वो। तो उस इतनी देर में वो जो भी जानवर था वो मर गया है। तो उन्होंने कहा कि यार तू तो डॉक्टर बन गया, ये क्या देख क्या कहता है, देखो नासपा इतने में बड़ी की थी है, मैंने बड़ी की है, लेकिन अब वो नहीं बचा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो मेरे बच्चे उस तरह की नासपच नहीं आपने करनी। तो यहाँ पे आपने जो मेहनत करनी है, मेहनत का मकसद क्या है कि आप हाई लेवल की इंश्योरेंस, और हाई लेवल की इंश्योरेंस के लिए आपको एविडेंस भी ज्यादा चाहिए होगी, और एविडेंस के लिए मेरे बच्चे आपको प्रोसीजर मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और सही दिशा में है, सही दिशा में मतलब सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत करना वो जरूरी है। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे आपको गाइड करेंगे ताकि आप हाई लेवल की इंश्योरेंस अचीव कर सकें, ये स्टैंडर्ड। इसलिए स्टैंडर्ड कहते हैं अगर हमारे मुताबिक ऑडिट करोगे ना, ऑडिट की बात हो रही है क्योंकि हाई लेवल की इंश्योरेंस कहाँ पे होती है, ऑडिट के अंदर। वो कहते हैं कि अगर हमारे मुताबिक अगर ऑडिट करोगे ना, तो ये हमेशा आप कौन सी एविडेंस हासिल कर सकोगे, हाई लेवल की। हम खुद आपको कह रहे हैं कि अगर हमारे मुताबिक चलोगे तो आपको हाई लेवल की इंश्योरेंस मिल जाएगी। एक तो हाई लेवल की इंश्योरेंस में आपकी मदद करेंगे ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, और दूसरा मेरे बच्चे कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वही बात, ये कंपैरिजन आसान होगा क्योंकि एक 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 तरीके के स्टैंडर्ड से, जो एक जैसे स्टैंडर्ड है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, और जो स्टैंडर्ड है वो भी मेरे बच्चे सब ममालिक में सेम ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जितने भी ममालिक जो आईफैक के मेंबर हैं, तो वहां पे जो ऑडिट हो रहा होगा वो भी मेरे बच्चे सेम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रहा होगा। तो हम अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट है पूरी इन 150 या 250 मुल्कों के अंदर, हम क्या कर सकते हैं, उन रिपोर्ट्स को भी और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक सेम स्टैंडर्ड के मुताबिक। जैसे अगर क्रिकेट है, तो क्रिकेट भी तो मेरे बच्चे अगर देखा जाए वो आईसीसी है, एक बॉडी है जो जितने भी उसके रुकन ममालिक हैं सबके लिए रूल्स बनाती है। तो फिर उन ममालिक के अंदर जो क्रिकेट हो रही होती है वो उन्हीं रूल्स के मुताबिक होती है जो आईसीसी ने बना दी। अब ये नहीं होता कि कोई ऐसा हो कोई मुल्क हो जो आईसीसी का मेंबर हो और वो क्रिकेट खेल रहे हो, मान लो कि हर एक साइड के ऊपर 30-30 प्लेयर हैं, या वो 2-2 4-4 प्लेयर हो बेचारे ग्राउंड में भाग भाग के उल्टे पड़े हो वहां हैं, ऐसा भी नहीं। और ये भी नहीं होता कि उनका 15-15 गेंदों का ओवर हो, है ऐसा भी नहीं होता। तो मेरे बच्चे वहां पे एक तरीकाकार है, ये नहीं होता कि आखिरी जो प्लेयर बच गया वो अकेला भी खेलेगा, है हमारे तो यहाँ पे गली मोहल्ले में होता है कि जो आखिरी बच गया वो कल्ला भी खेलेगा, है क्योंकि एक फिर वो जो सबसे जो स्टूपिड नेचर का जो बंदा होता है ना वो आखिर भी आता है, ताकि मेरी टीम सारी चली जाए मैं अकेला ही फिर रहूंगा यहाँ, तो खैर कहते कि प्राइमरली वो रन आउट करवा करवा के आखिर पे अकेले ही बचा, प्राइमरली अप्लाई टू द एक्सटर्नल। और ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हैं ये एक्सटर्नल ऑडिट में मेरे बच्चे अप्लाई होंगे प्राइमरली। लेकिन वो कहता है कि अगर इंटरनल ऑडिटर अपना काम करते हुए इन स्टैंडर्ड से कोई रहनुमाई लेना चाहता हो तो इसमें कोई बुरी बातें गंदी बातें नहीं है, इसके अंदर अच्छी बातें ही हैं, तो इंटरनल ऑडिटर यूज कर ले तो ठीक हो गया। लेकिन प्राइमरली ये जो बनाया गया वो एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए बनाया गया। तो ये मेरे रोल ऑफ ऑडिट का अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऑडिटिंग का रोल बता दो भैया, और ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का रोल बता दो, इसका क्या है। एक तो हमें ये हाई लेवल की इंश्योरेंस हासिल करने में मदद करते हैं,
और दूसरा मेरे बच्चे कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और तीसरा ये जो नॉर्मली जो अप्लाई होते हैं वो एक्सटर्नल ऑडिट में अप्लाई होते हैं। अब ये कभी पूछा नहीं उसने मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी पता नहीं दिल धक धक क्यों करता है इस तरह के मामले में, है कि जो चीज़ आई कैप ने नहीं पूछी, शायद हमेशा ही डर रहता है कि कहीं पूछ ना ले। और आई कैप को तो पता है, आपको हमेशा आई कैप ध्यान रख कर बैठा होता है कि बच्चे कौन सी चीज़ छोड़ेंगे। उनके टीचर जिसको कह रहे होंगे ना ये तो रट्टे वाली चीज़ है, ये नहीं पूछेंगे, वो क्या कहला है इस दफ़ा तंग ही करना है ना, क्योंकि वो तो बैठा ही तंग करने की नीयत से होता है। हाँ, अगर वो सोच रहे हो ना वो आपका भला करने के लिए बैठा हुआ कि बस हर बच्चा पास हो जाए, तो वो तभी हो सकता है कि अगर इस अटेम्प्ट में उसके भी कोई मान लो कि रिश्तेदार बच्चे वो पेपर, लेकिन अगर उसके रिश्तेदार या बच्चे पेपर दे रहे होंगे तो उम्मीद है कि उन तक तो कुछ अच्छी अच्छी बातें पहुंचा देगा वो, ताकि उनको कोई मसला ना हो, है? तो लेकिन रौला तो बाकी बच्चों का है। अरे थोड़ा बहुत तो हिंट उंट दे ही देगा, उसको कहेगा ओए ओए पानी पिला दे, ओए हाई लेवल की इंश्योरेंस है। उन्हें कहना लैब ही लगता है हाई लेवल की इंश्योरेंस, मतलब इस दफा उसने जो रीजनेबल इंश्योरेंस है उसकी डेफिनेशन पूछ ली है। हैं ओए ओए तो ओए ओए ये देख एक्सटर्नल कौन आया हुआ है, बाहर देख कौन आया हुआ है, लैब एक्सटर्नल ऑडिटर या वो फलानी एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात कर दी है, और शरारतन कर वो उसने क्या होगा, मैंने मेरी बातों पे गौर करना, बता नहीं सकता क्योंकि मैं हलफ दिया हुआ है, तो कानूनी तौर में मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी तू समझ ले तू घर का इंटरनल ऑडिटर है, उसने कहना लैब इंटरनल ऑडिट के ऊपर भी सवाल आएगा। तो इस तरह की 100 बातें वो कहता है, इशारा तो करना है, तो समझ आना अकल अकल है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो भला करेगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है, हैं? लेकिन बहर ले बेटा, कहता कि आईफैक, ये इंटरनेशनल, ये आईफैक मेरे बच्चे जैसे आपने डिस्कस किया था, कुछ सेम तरह के जो लोग हैं एक जगह पे इकट्ठे हो जाए तो वो अपनी एक कोई ना कोई नुमाइंदा तंजीम बना लिया करते हैं, जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो रिक्शे वाले हैं, रिक्शे वालों को भी दिक्कत होती है मेरे बच्चे, तो रिक्शे वालों ने इकट्ठा होके वही बात अवामी रक्षा यूनियन बनाई, क्योंकि वो जब आओ लाजमी तौर पर कोई ना कोई रक्षा अक्सर आगे जा रहा होता है जिसके ऊपर अवामी रक्षा यूनियन लिखा होता है, और उसका जो वो है प्रेसिडेंट है वो मजीद गौरी हैं, तो पक्की बात है इस तरह की चीजें। अब एक दो मुझे याद हो गए, लेकिन बहरहाल जिसके ज्यादा रक्षे नजर आ रहे हों, रक्षे की पिछली चीजें तो हम लाजमी पढ़ते हैं, तो और उस वक्त देखो सफर में आपने अगली गाड़ी पे ध्यान रखना है, कहीं रुक ना जाए, और अगली गाड़ी पे जाहिर बात है उसमें जो भी कुछ लिखा होगा वो तो मेरे बच्चे आपको याद रहेगा, किसी ने लिखा होता है ये सब मेरी बेगम की दुआ है, तो पिछले बंदे को हंसाने के लिए है कि भाई तू खुश हो, ये अभी तक माँ की दुआ पे चल रहे थे, क्योंकि मेरी बेगम भी तो किसी की माम है, बात तो एक ही है, तो मेरी बेगम की दुआ मतलब बात तो वही है, किसी की माँ की ही दुआ है, तो रौला वही है मेरे बच्चे अपना अपना। खैर, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, तो आईफैक, इसी तरह अकाउंटेंट्स भी इस दुनिया में बिखरे हुए पड़े थे, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं जो अकाउंटेंट्स के साथ जुल्म होता है बेचारों के साथ, और ये बिखरे हुए हैं अपने अपने लिहाज से चल रहे हैं, तो इनके साथ बड़े सारे अन्याय भी होते हैं, तो हम ऐसा करते हैं हम आपस में मिलकर अपनी भी एक वो बना लेते हैं, एक तंजीम बना लेते हैं, उस तंजीम का नाम मेरे बच्चे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स बना दिया गया। और इन्होंने क्या कर लिया, फिर अपने आप को कुछ बोर्ड्स में डिवाइड कर दिया कि कुछ एरियाज हैं, हर कोई बंदा अपने अपने एरियाज पे फोकस करे, बोर्ड बना दिए उसके, जैसे होता है ना कि जैसे एक कंपनी है वो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सपोर्ट कर दिया करते हैं, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं अपनी मजीद कमेटीज बना लेते हैं, ताकि वो स्पेसिफिक एचआर है, ऑडिट कमेटी है, कुछ इस तरह की, तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या कर दिया अपने कुछ बोर्ड आगे मजीद बोर्ड बना दिए। अब वो बोर्ड्स कौन कौन से मेरे बच्चे, एक तो आईएएसबी है, हमारे यहाँ पे काम का आईएएसबी ही है, तो बाकी हमारे इतने काम के नहीं, सिवाय एक एथिकल स्टैंडर्ड वाला, तो और दूसरा मेरे बच्चे आईएईएसबी है, जो हमारी जो अकाउंटिंग एजुकेशन है उसके लिए कुछ मेरे बच्चे कोई स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि अकाउंटिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, और ये जो आईएएसबी है ये हमारे जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं ये बना रहे होते हैं, और इसी तरह आईईएसबी ये है जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, वो बनाते वही आईफैक वाले, लेकिन आई कैप क्या करता है फिर उसको अडॉप्ट करता है कि भाई हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं आपके एथिकल स्टैंडर्ड, ये हमारे उसमें भी बिल्कुल बेहतरीन है। इसी तरह मेरे बच्चे उसका एक बोर्ड है आईपीएसएएसबी, यानी कि इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर है, अगर आप किसी गवर्नमेंट अदारे का ऑडिट करने जा रहे होंगे तो उसके जो स्टैंडर्ड होंगे वो आइजा नहीं बल्कि इसके बनाए हुए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट के जो स्टैंडर्ड हैं आप वो फॉलो करें। याद रखो कि वो भी बात तो एक ही मिलती जुलती होंगी उसके अंदर, नहीं बेटा। अब अगर हम मेन वही बात है कि हमारे सिलेबस में तो यहाँ पे आईएसबी का ही सारा मामला है, तो आईएसबी के बारे में वो बता रहा है कि इसका काम क्या होता है, स्टैंडर्ड्स बताना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइजा, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उस वो बनाना मेरे बच्चे आईएसबी की जिम्मेदारी है, ये आप वैसे रीड कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी काम की चीज़ है, हो सकता है कभी इस तरह की वो चीज़ आपसे पूछ ले। अच्छा, जब ये जो आईएसबी है ये जब नया ऑडिट स्टैंडर्ड बनाते हैं उसका तरीकाकार क्या होता है, कहता है इसका तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले तो वो देखते हैं कोई नई चीज आई हो मार्केट के अंदर, किसी के दिमाग में कोई नई आइडिया हो, जैसे जैसे कोई या तो कोई नई सिचुएशन हो, जब ऑडिटर ऑडिट कर रहे हो उन्होंने कोई सिचुएशन फेस की हो। जस्ट एग्जांपल, मान ले कि कभी जब वो एनरॉन कंपनी का मामला हुआ था,
जब हमारे कंपनी के अंदर भी सिलेबस में जब वो जिक्र आएगा, रिलेटेड पार्टी वाला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा एनरॉन कंपनी का स्कैंडल। तो वो एनरॉन कंपनी में क्या हुआ था कि उस कंपनी ने अपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शंस करके दुनिया को धोखा दिया। अब वहां पे वो पहली दफा उस तरह का वो मामला है कि ये क्या हुआ भैया, हमने तो गौर ही नहीं किया, ये जो कंपनी थी ये कोई थर्ड पार्टी नहीं थी उस तरह की, ये तो इसकी अपनी ही बनाई हुई कंपनी थी, रिलेटेड पार्टी थी। और हमारा ऑडिटर साहब माशाल्लाह सत्तू पी के सोता रहा, उसको पता ही नहीं चला है कि इसने गौर ही नहीं किया कि ये तो अपनी ही रिश्तेदार कंपनियां हैं आपस में, रिलेटेड पार्टीज हैं। तो वहां पे जब इस तरह का जब कोई भी सिचुएशन हो, जब फेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस चीज को पकड़ते हैं, ओहो ये मामला क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इस चीज को देखने की जरूरत है, इससे रिलेटेड तो हमें कोई स्टैंडर्ड बनाने चाहिए, ताकि अगर इस तरह की सिचुएशन हो। इसी तरह इन्होंने जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो कहीं ना कहीं सिचुएशन के लिहाज से बनाए होंगे हैं भाई। कहीं पे जो कंफर्मेशन के मामला हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उन्होंने कहा कि उसका भी लोग देख रहे हैं, उसका कोई तरीकाकार होना चाहिए। वो इस तरह का इशू आना शुरू हुआ, उसका स्टैंडर्ड उन्होंने देखा। जब ऑडिट करने के लिए फ्रॉड है, उन्होंने कहा कि चलो भाई फ्रॉड से रिलेटेड भी स्टैंडर्ड बना दो है। उन्होंने जब आए होंगे देखा होगा कि भैया ये जो कंपनी है यहाँ पे कंट्रोल के लिहाज से भी सिचुएशन है बड़ी, उन्होंने कहा कि चलो कंट्रोल से रिलेटेड भी स्टैंडर्ड बना दो। तो सिचुएशन देख देख के क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो सिचुएशन आती है उनके पास कि सिचुएशन क्या है वहां। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल वो लेटर पार्टी वाला मामला जो एनरॉन कंपनी में, जब ये सिचुएशन आई उससे लेटर फिर उन्होंने वो क्या करते हैं, एक जो आइडिया होता है उसके ऊपर एक ड्राफ्ट बनाते हैं। अब वो ड्राफ्ट मेरे बच्चे बना के क्या करते हैं, उसकी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अब वो ड्राफ्ट तैयार करके लोगों के सामने रख देते हैं, ले भैया हम चाहते हैं कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के ऊपर कुछ इस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब आप लोग बताएं, ये आप भी तो प्रैक्टिकली कर रहे हो ना, ऑडिट शॉडिट कर रहे हो। अब ये पूरे पूरे जितने भी उनके मेंबर्स होते हैं सबके लिए रख दिए जाते हैं। जैसे अभी आई कैप आपको पता है कि आजकल जोरों शोर से उस पर काम कर रहा है जो नई स्कीम के ऊपर। तो वहां पे वो अपने सिलेबस बना के जो भी है वो सारे टीचर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर उनके कमेंट्स ले रहे हैं। तो तकरीबन चीजें ऑलमोस्ट रेडी हैं। अगर कोई बंदा ये सोच रहा हो कि पता नहीं जिस तरह जिस स्पीड से आई कैप लगा हुआ है तो मेरे बच्चे 99% चांसेस यही है कि वो स्कीम अभी इसमें जुलाई में उन्होंने कह रखा है कि वो जुलाई में इंप्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि लग नहीं रहा उनकी जो स्पीड है उससे लग नहीं रहा कि उन्होंने कोई बीच में उसको भूल गए हैं पॉलिसी, क्योंकि बड़े गंदे टाइम पर उन्होंने अनाउंस किया था। और है उसी लिहाज से अब बच्चे जरूर कह रहे हैं कि भैया तूने उस वक्त हमें बताया था कुछ पॉलिसी के बारे में, अब कहाँ पे हो, अभी भी तो कुछ बताओ। इतने बेशर्मी है कि भाई उस वक्त भी तो ऐसे ही चुप रहते, थोड़े से दिन और चुप रह लेते वैसे हैं। तो उसके बाद जब तैयार कर लेते उसके बाद एक ट्रांजिशन पॉलिसी भी देते और लोगों के साथ बताते भी हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। लोगों को पता चल जाता है। इस दफा जो बच्चे पेपर रख रहे हैं वो ट्रांजिशन पॉलिसी के मुताबिक रखते, बनता तो यही था, ट्रांजिशन पॉलिसी आ चुकी होती और बच्चे उसके मुताबिक अभी पेपर सेलेक्ट कर रहे होते। कम से कम एक अटेम्प्ट तो मिल जाती ना उनको कि कौन सा पेपर छोड़ देना चाहिए और कौन सा रख लेना चाहिए। लेकिन वही बात मेरे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग उनके अब क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना कि बेचारे मशीनों की तरह काम करते हैं, उनके हालात भी बेचारे मशीनों की तरह होते हैं, उनके अंदर जज्बात वैसे भी नहीं होते हैं। वो अपनी कुछ अनाएं होती हैं, कुछ और मामला, तो कुछ मेरे बच्चे तकब्बुर भी है इनके अंदर बड़ा सारा। तो उन सारी चीजों को इकट्ठा करके वो सारा लेकर चल रहे होते हैं। खैर देखो, एक गलत टाइम पे चीज बता के बिल्कुल बाद में बिल्कुल ही खामोशी। अब बच्चों को कुछ तो बताओ है कि भैया क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं। बस जुलाई की तारीख बता दी, कोई ट्रांजिशन पॉलिसी नहीं, कुछ नहीं बताया वो। तो कुछ तो दो बच्चों को। ले बेटा, तो कोई भी आइडिया उसको पकड़ा, उसके ऊपर ड्राफ्ट बनाया और वो लोगों के सामने रख दिया, चलो भैया इसके ऊपर क्या करो, कमेंट करो। तो अपनी अपनी सुजेशन दो। लोग क्या करते हैं, फिर अपनी सुजेशन देते हैं। वो क्या करेंगे, उस सुजेशंस को इस ड्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे जो उनको मुनासिब लगेंगे, जो सही लगेंगे। और फिर वो क्या कर देंगे, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बना के उसको पब्लिश कर दिया करते हैं। तो जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे आज पाकिस्तान में एक आईनी तरमीम होने जा रही है, आज भी कोशिश करेंगे, अगले 2-3 दिन वैसे ही बड़े अहम है उसके लिहाज से। अब वो क्या था, वो भी मेरे बच्चे उनके दिमाग में आइडिया, ओए हमारा काजी तो जा रहा है, अगर काजी चला गया तो वो तो हम भी चले जाएंगे साथ ही उसके पीछे। अब्बू है हमारा, है अब्बू की वजह से हम आए थे। तो वो वैसे वो छोटा अब्बू है, एक बड़ा अब्बू भी है। तो दो अब्बू हैं, तो तो बड़ा अब्बू तो चलो ठीक है वो तो है, लेकिन वो खुल के दुनिया के सामने उतना आ भी नहीं सकता। अगरचे करता बड़ा अब्बू ये सब कुछ, लेकिन छोटा अब्बू तो जा रहा। तो उसके लिए फिर उन्होंने सोचा कि भाई इसको तो नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करना है, कोई आईनी तरमीम लेकर आते हैं कि अब्बू बचा लो। तो अब्बू बचाने के लिए मेरे बच्चे उन्होंने क्या किया, एक वो सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया। लेकिन ये ऐसा अब्बू बचाने की तहरीक चलाई उन्होंने, उस ड्राफ्ट को लोगों के सामने रख ही नहीं रहे। यहाँ पे अजीबोगरीब, इतना बड़ा मुल्क का आइन तब्दील होने जा रहा है और ये 26वीं दफा आइन तब्दील होने जा रहा है। और पहली दफा वो जो तब्दीली है, वो जो ड्राफ्ट है, वो लोगों के सामने लेकर ही नहीं आ रहा, क्योंकि तरीकाकार यही होता है, बिल्कुल यही स्टैंडर्ड्स की तरह कि अगर आप कोई आइन में तरमीम करना चाहते हो तो जो आइडिया है आपके दिमाग में वो ले आओ, है वो ड्राफ्ट की शक्ल में रख दो सामने।
और ड्राफ्ट पे फिर वो क्या करता है, वो मीडिया के सामने, जो जो वकला की तंजीमें होती हैं उनके सामने, और बाकी जो रेलिवेंट पर्सन होते हैं उनके सामने रखते हैं, भैया आप अपने कमेंट्स दो, हैं आपको क्या लग रहा है, लोगों के सामने। हैं तो ये जाहिर बात है, तो मीडिया को देना मतलब लोगों से राय लेना। तो फिर वो सारी उन लोगों की राय जो है वो भी बीच में इनकॉर्पोरेट करके फिर एक मान लो कि उसमें प्रॉपर एक पक्का जो मसौदा तैयार करके फिर उसको तरमीम के लिए पेश कर दिया जाता है, जो पास हो जाए तो मेरे बच्चे वो जाहिर बात है वो कानून बन जाता है। तो लेकिन बहरहाल यहाँ पे तो जो भी है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ये कानून फॉलो होता है पाकिस्तान में तो ना हो रहा हो फिलहाल, लेकिन यहाँ पे होता है। ये इसमें ये 4 स्टेप्स हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले वो सिचुएशन जिससे रिलेटेड हम कोई आइडिया शाइडिया जिससे रिलेटेड हम कोई स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है आईएसपी की तरफ से, और वो ड्राफ्ट बना के लोगों के कमेंट्स के लिए छोड़ दिया जाता है। पहले लोगों को इनवाइट किया जाता है कि इसके ऊपर आप कमेंट्स हो, तो लोगों के फिर जब कमेंट्स आ जाते हैं उसमें जो चीज़ें मुनासिब होती हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करके एक पक्के वाला ड्राफ्ट वो बना के, स्टैंडर्ड ड्राफ्ट ही दिमाग में आ रहा है, पक्के वाला स्टैंडर्ड बना के हम उसको शामिल कर देते हैं। बेटा कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स, एक ये भी है, एक थोड़ा सा जिक्र किया उसने। देखो ये ऑडिट स्टैंडर्ड तो हैं, लेकिन ऑडिट स्टैंडर्ड अप्लाई कैसे करने हैं। देखो स्टैंडर्ड तो हैं कि ये काम करने हैं आपने, लेकिन अगर कोई सिचुएशन हो, उन सिचुएशंस में कैसे आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हो, उसकी मजीद जो डिटेल है आपकी रहनुमाई सादा अल्फाज में, वो मेरे बच्चे ऑडिटर्स की रहनुमाई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऑडिट करने के लिए वो रहनुमाई सारी की सारी ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स होती हैं, ये ऑडिटर्स की रहनुमाई के लिए कि भैया आपने कैसे स्टैंडर्ड्स को किस सिचुएशन में कैसे अप्लाई करके आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हो। तो मेरे बच्चे ये भी साथ उन्होंने दे दी है। बेटा परफेस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये भी एक बता रखा है मेरे बच्चे। ये ओवरऑल आपको जरा थोड़े से स्टैंडर्ड्स बताने लगा, और वो कहाँ पे अप्लाई होते हैं वो थोड़ा सा वो बता रहा है। कहता है कि जैसे आइजा है, कहता आइजा कहाँ पे अप्लाई होते हैं भाई, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ISREs हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, तो जब वो कहते हैं रिव्यू कर रहे होंगे तो उसमें ये वाले स्टैंडर्ड, जैसे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 से शुरू हो जाएगा, बल्कि चैप्टर नंबर यहीं से शुरू हो जाएगा। अभी हमने आइजा 200, अच्छा आइजा की अगर हम बात करें तो ये सीरीज में होते हैं, जैसे 200 सीरीज, इसमें तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 7 या 8 स्टैंडर्ड हैं। जैसे चले देखेंगे आइजा 200 होगा, फिर 200 10-10 के लिहाज से 10 भी है, चले 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 65, आखिरी 65 बार। तो इसका मतलब ये 8 8 स्टैंडर्ड इसमें है। इसी तरह मेरे बच्चे इसकी 300 सीरीज होगी, उसमें कोई 3-4 स्टैंडर्ड हैं, 300 400 करते करते 800 तक ये मेरे बच्चे सीरीज है, और हर एक में 2-2 3-3 इस तरह करके स्टैंडर्ड्स। अगरचे 800 हमारे उसमें नहीं है, हमारे यहाँ पे जो कुछ कुछ है वो 700 तक ही है। या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिव्यू एंगेजमेंट है वो आखिरी जो है थोड़ा सा उसका हवाला वो मेरे बच्चे इसमें आएगा। याद है 2400 और 2410 की बात की थी। जो रिव्यू, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर रहे हो, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए 2400, और अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो मेरे बच्चे इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह का तो उसके लिए 2410 कुछ इस तरह। खैर लिमिट, उसके बाद आएंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। कहता है कि इन अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट आर रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसके अलावा अगर किसी चीज के लिए अश्योरेंस चाहिए हो, ऑडिट भी नहीं और रिव्यू भी नहीं, तो उसके लिए फिर कुछ अलग से स्टैंडर्ड्स बना रखें। इसी तरह में बच्चे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज हैं। रिलेटेड सर्विसेज में क्या है, जैसे कंपाइलेशन एंगेजमेंट होता है ना, कि जब एक कंपनी है वो सारा साल अपने अकाउंट्स तैयार करती रहती है और साल के आखिर पे वो किसी फर्म को हायर करते हैं, सर इनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करके दे दो। तो वो जो इस तरह की कंपाइलेशन सर्विस कोई फर्म दे रही हो किसी को, तो वहां पे भी कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, वो ये वाले स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह मेरे बच्चे कुछ और भी है, जैसे इंगेजमेंट्स टू अप्लाई एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कि आपको कहीं पे एंगेज किया गया किसी क्लाइंट की तरफ से और साथ पहले से तय कर लिया गया कि सर आपने यहाँ पे जब आप आएंगे सिर्फ यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, यानी कि प्रोसीजर भी पहले से तय कर लिया। तो इसको कहते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जस्ट आप आए यहाँ पे सिर्फ इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करके दे दें हमें इस तरह के, पहले ही आपने एग्री कर लिया उनके साथ, आपने कुछ और नहीं देखना, सिर्फ कंप्लाइंस के मामलों को चेक करके दे दें, आपने कुछ और नहीं देखना, सिर्फ सर ये हम एक नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं इसकी जरा फिजिबिलिटी के बारे में जरा थोड़ा सा वो करके बता दें। तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, जो पहले से चीजें आप जस्ट एग्री कर लें, फिर ऑडिटर ये ओपिनियन नहीं होती, ये जस्ट वो क्या करता है, वो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर लगा के आपको मान लो कि वो दे के चला जाता है। ये नहीं होता कि वो आखिर में जाके कोई ओपिनियन कुछ इस तरह का देना। कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, कहते हैं ये ऊपर के सारों पे, ये जो क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी ISQC, तो मेरे बच्चे ये कहता है ये सब पे, इनके लिए सब के अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो वो भी उसकी भी क्वालिटी मेंटेन रखनी है,
अगर आप ये रिव्यू एंगेजमेंट कर रहे हो, ये अश्योरेंस एंगेजमेंट हो, या लेटर सर्विस दे रहे हो, सब में क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए मेरे बच्चे अलग से स्टैंडर्ड बना रखें। ये सब याद है बचपन में जब आप I2 भी पढ़ा करते थे कभी, वहां पे हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के तीनों लेवल्स के लिए हमने अलग अलग सिस्टम बना रखे थे। मान लो TPS है, MSS और DSS है, या ES है, और फिर हमने कहा था एक एक्सपर्ट सिस्टम भी है, और वो सबके लिए ही अप्लाई हो सकता था, कहीं पर भी यूज कर लो उसको। बिल्कुल उसी तरह, वैसे मेरे दिमाग में आ गई, बिल्कुल ये भी उसी तरह है। 4 बातें ऊपर थी, वहां पे भी 4 बातें ऊपर, 4 सिस्टम थे, और पांचवा क्या था, एक्सपर्ट सिस्टम, जो कहीं पर भी यूज हो जाया करता था। शायद ये भी उसी तरह का है, क्योंकि 1-2 दिन पहले पढ़ा रहा था, इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा है उस तरह की बात। बेटा ये तो बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं कि कहते हैं कि अगर लोकल लॉ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आपस में टकरा जाएं तो आपने किसकी माना करनी है, जो करीब तरीन है। ऐसे ही ना मेरे बच्चे, क्योंकि हमने डिस्कस किया था चपेट पढ़नी है। चपेट अब बाहर से आके तो क्या मारेगा, कोई जो सबसे करीब है चपेट, तो पहले उसी तरफ से पढ़नी है, तो इसलिए सबसे पहले बात किसकी माननी है, लोकल लॉ से। लेकिन अगर फिर अगली बात, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो चाहे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हो, वो कहता है अगर आपने अकाउंटिंग की है और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आपका जो लोकल लॉज है आपस में टकरा गए हैं, और आपने मानी है लोकल लॉज की, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने तैयार की हैं इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर ये बकवास नहीं करनी बात, क्योंकि आपने हमारी तो बात मानी नहीं। सेम वहां यहां पर भी वही कह रहे हैं, कहता है कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो और ऑडिट में भी इसी तरह की सिचुएशन आ जाए, कोई लोकल लॉ, कोई जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आई जाए उससे टकरा जाए, तो आपने लोकल उसको मानेंगे। लेकिन फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने जो ऑडिट किया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक किया है, क्योंकि हमारी तो बात आपने मानी। ये कहता है कि वो हमारा जिक्र तभी करना अगर 100% हमें मानो। अगर आपने कहीं पे हमें छोड़ दिया और किसी और अपने लोकल कानून को मान लिया, फिर हमारा जिक्र ना करना वहां। यानी कि कितनी, क्या कहते हैं उसको, कितनी अपनाइयत है इसके अंदर, कि मैं 100% आपका हूं। तो रहूंगा भी तभी आपके साथ अगर 100% आप मुझे अपने लिए रखो। लेकिन अगर बीच में कहीं और बेशर्मी की, तो फिर मेरा जिक्र नहीं करना, फिर हाँ, मैं घर छोड़ के चले जाऊँ। ले बेटा। अच्छा, ये जिस तरह आम किताबें होती हैं उसी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मेरे बच्चे, ये भी इसी तरह, इनका भी कोई पढ़ने पढ़ाने का एक तरीकाकार होता है। यानी कि इसकी जो तरतीब दी गई होती है वो भी मेरे बच्चे एक आपको बता रहा है कि तरतीब क्या होती है। कहता है जब भी कोई इस तरह के आप स्टैंडर्ड्स देखेंगे, जब आप बड़े होंगे, तो आप स्टैंडर्ड्स की किताबें भी साथ रखेंगे, बल्कि आपका जो पेपर है वो तो है ही ओपन बुक, आप स्टैंडर्ड्स की किताबें साथ भी लेकर जाएंगे। सामने के स्टैंडर्ड पढ़े होंगे, साथ पेपर पढ़ा होगा, फिर भी मेरे बच्चे आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अल्लाह माफ करे। है तो देखिए, देखें ऐसी सिचुएशन भी होती है, किताब भी पास और किताब आपकी कोई मदद नहीं कर रही हो, तो कितने दुख वाली बात है। लेकिन भर के लिए एक अच्छी तैयारी चाहिए होती है, नो डाउट। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से उसको लिंक करके लेकर चले गए, कौन सी चीजें कहाँ पे पड़ी हुई हैं लेकर चले गए, लेकिन तैयार भी करके, किसी हद तक तैयारी भी करके जाएं, और उसके बाद कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है, फिर जब वो सवाल करे, क्योंकि एक जगह से तो आंसर करना नहीं होता आपने वहाँ, वो जाहिर बात है मेरे बच्चों को डिफरेंट एरिया से आंसर करना होता है, और डिफरेंट एरिया से चीजें उठा के उसको लिंक करना, फिर एट द एंड सादा अल्फाज में होता वही है, याद किया हुआ ही लिखना होता है। डिफरेंट जगहों से किताब खोल के सीधा सीधा कम ही आता है, आ जाता है लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन बड़ा कम आता है। होता है किताब से, लेकिन वो इतना टाइम नहीं होता। नहीं बेटा, इंट्रोडक्शन कहता है कि जब आइजा पढ़ेंगे आप, उसमें इंट्रोडक्शन नजर आएगा, उसके फिर ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएंगे, फिर उसमें डेफिनेशंस होती हैं, और फिर रिक्वायरमेंट्स विच आर शोन बाय द वर्ड शेल, यानी कि ये चीजें आपने लाजमी इसमें परफॉर्म करनी है, और एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल विच इज फॉर गाइडेंस ओनली, ये हम आपको जस्ट एक वो बता रखे। तो ISQ हमने ऊपर देख लिए थे, ये वो है क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे ही ऊपर के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं सब पर अप्लाई होते हैं। कहते हैं अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो ऊपर हमने देख लिए थे, अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे ISRE, SI और SRS हैं, कंटेंट बेसिक प्रिंसिपल एंड एसेंशियल प्रोसीजर आइडेंटिफाइड इन बोल्ड टाइप एंड, ये बस एम रीड करने का तरीका है, ये पेपर में क्यों पूछेगा वो आपसे, पूछ भी ले तो बस इसको एम देख लीजिए, ये काम की चीज होगी। मेरा ख्याल है कि टाइम बच गया है, क्यों ना फिर भाग के जाके हम एक पीछे एक वो छोड़ के आते हैं सवाल है, उसको भी थोड़ा सा देख ही लें, क्या ख्याल। दिमाग की गुल बत्ती जगाने की कोशिश करें, देखते हैं आप लोग क्या कहाँ तक पहुंचे हो। मैं देखता हूँ मेरे पास पैसे हैं। बताओ आंसर सही भाई। नोट निकल आया है एक। चाहे अगर से आप इसे अकेले नोट को देके आज के दौर में कुछ खरीद नहीं सकते, और जिसको दोगे ना 10 रुपए का, ये दे दो एक दफा वो देखेगा, गरीब है। ये बेटा ये वाला था, हाँ बिल्कुल। कहते कि सलमान इज अ शेयर होल्डर ऑफ पालका डॉट लिमिटेड एंड वांट्स टू अपॉइंट ऑडिटर अदर देन, नहीं ये तो मेरा ख्याल है, नहीं नहीं ये नहीं।
ये वाला है ना, वेल्थ बैंक लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू अपॉइंट एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2020. WBL has shortlisted the following 3 audit firms for appointment as external auditor and has presented a certain matters related to each of them for your consideration. वो कहता है कि मैं देखो ऑडिट करवाने जा रहा हूँ इस साल का, और मेरे सामने 3 फर्में हैं और मैं उन तीनों के साथ की सिचुएशंस आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप जरा बताइएगा कि इनमें से कौन मैं ऑडिटर, किन को ऑडिटर अपॉइंट कर सकता हूँ, कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। बेटा सबसे पहले जरा देखिएगा, तो WBL कह रहे हैं, WBL कह रहे हैं जो कि कंपनी है, ये मैं लिख रहा करता हूँ भैया अपनी एहतियात के लिए बुजुर्ग की। WBL कह रहा है कि भैया एक कंपनी है राव आरएफ एंड को, ये कंपनी है, फर्म है, इसको मैं ऑडिटर अपॉइंट करना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ देख लो मामला, द फर्म हैज रिसेंटली एडमिटेड ए न्यू पार्टनर, यानी कि फर्म में अभी अभी यहां पर भी बिल्कुल उसी तरह जो पहले आया था, एक नया पार्टनर आया है, इस फर्म के अंदर एक नया पार्टनर आया, हु वर्कड एज CFO टिल जून 2017, जो कि CFO के तौर पे काम करता रहा जून 2017 में, ऑफ नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड, नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड, ए सब्सिडरी ऑफ WBL, जो कि WBL की सब्सिडरी है, उसमें CFO के तौर पे काम करता रहा, वो अभी अभी इस राव आरएफ एंड को में उसने एज ए पार्टनर ज्वाइन किया है। तो जरा बता दें इसको, क्या ये WBL, ये जो राव आरएफ एंड को है, इसको ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं? ईयर एंडिंग जून, ये एंडिंग है, उसका साल एंड होना है जून 2020 वाला जो एंड हो रहा है, शुरू कहां से हो रहा होगा? 19 है, पहले तो मुद्दत का करो ना क्लियर मुझे। कहता है कि इज कंसीडर टू अपॉइंट एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ईयर एंडिंग जून 30, जो उसका साल 30 जून 2020 को एंड हो रहा है उसके लिए, इसका मतलब शुरू कहां से हुआ होगा? इसका मतलब अपॉइंट कब कर रहा होगा उसको? उसी के रौनी कहीं कर रहा होगा ना, जुलाई लगा लो, चलो अगस्त, चलो मान लो कि 2 महीने के बाद वो हो रही होगी, है तो क्या मुद्दत 3 साल अभी हुए हैं कि नहीं? 3 साल तो नहीं अभी पूरे हुए आपके लिहाज से, ऐसे ही ना मेरे बच्चे, अभी 3 साल पूरे नहीं हुए, आप ये कह रहे हैं। अब जब 3 साल नहीं हुए पूरे, तो अब अगली बात देखो, क्या 3 साल के लिहाज से तो ठीक हो गया, लेकिन क्या कोई और वजह है कि ऑडिटर पॉइंट हो सकता है कि नहीं? CFO भी हो, एम्प्लॉय, वो ऑफिसर भी तो था ना, लेकिन है किसका वाला? NEL का। अब देखो वहां पे जब हमने कानून पढ़ा, कानून में क्या लिखा हुआ था, पहले तो देखो, सबसे पहले उसने डिस्कस किया था इस कंपनी का डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय, इसका ऑर्डिनरी, क्या वहां पे लिखा था एसोसिएट या सब्सिडियरी? नहीं लिखा था। उसके बाद या इनका आगे एम्प्लॉय या पार्टनर, क्या वहां पे कोई और लिखा था एसोसिएट या नहीं? हाँ, एक और चीज है कि अगर कोई बंदा किसी कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हो, उसकी होल्डिंग के लिए भी डिस्क्वालीफाई, उसकी सब्सिडरी के लिए भी, और होल्डिंग की सब्सिडरी के लिए। अब जरा उस लिहाज से आप देखेंगे तो यहां पे क्या है, ये बंदा किसके लिए डिस्क्वालीफाई हो रहा है? ये NEL के लिए डिस्क्वालीफाई है, और NEL सब्सिडरी है ये इसकी WBL की, और इसका मतलब अगर एक बंदा एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई है, उसकी होल्डिंग के लिए भी, उसकी सब्सिडरी, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी होल्डिंग के लिए भी क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे। अब यहाँ पे वो वाला अफसोस देखो, ऊपर के लिहाज से तो चीजें वहां पे जहां पे एसोसिएट सब्सिडी उसने नहीं बोल रखा, हम वहां पे उसको नहीं देखेंगे, लेकिन उसको इस मामले को हम वहां पे फिर जरूर कंसिडर किया करेंगे। वो शेयर्स वाले मामले में तो आपने एसोसिएट लाजमी दिमाग में रखनी है, उस शेयर्स जब भी बोल दें आपने एसोसिएट पे एंड रुक के पूरी तहकीक करनी है, जो ताल्लुकात वो बताएगा, क्योंकि वो तो कंसिडर होंगे। यहाँ पे मेरे बच्चे मान लो कि वो इस तरह का वो जब सिनेरियो दे रहा हो, तो अगरचे वो कहे हम देख सकते हैं ये CFO एक तो 3 साल नहीं हुए, ये डिस्क्वालीफाई है, लेकिन मान लो कि इसमें कुछ और चीजें भी तो है ना मेरे बच्चे, हैं कुछ और चीजें भी, अगर 3 साल गुजर भी गए हैं तो मेरे बच्चे उसमें कुछ और दिक्कत भी है, अगर 3 साल पूरे हो भी चुके हैं ऐसे ही। हालांकि वो तो ऑफिसर के लिए तो रौला ही नहीं था, उसमें तो ऑफिसर में तो कह नहीं रहा था कि कौन कहाँ पे, वो तो सिर्फ इसका ना, उस लिहाज से भी वैलिड है, क्योंकि वो कौन सा इसका ऑफिसर था, वो तो CFO किसका था बोला, NEL का। लेकिन रौला ये है कि वो जो NEL है वो सब्सिडरी थी, सिर्फ उस वजह से क्या होगा, ये डिस्क्वालीफाई।
ये पॉइंट नहीं हो सकता। नहीं समझ आई? उसके बाद देखिएगा, कहता है कि एक हातम WBL को डब्ल्यू WBL चाहिए कि भैया हम क्या करते हैं, HTC, चलो इस तरह कर लेते हैं, इसको अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन वन ऑफ द पार्टनर इन द फर्म हैज ऑब्टेन ए लोन फ्रॉम WBL, यानी कि इसका एक पार्टनर है, उसने 5 मिलियन का लोन लिया है इस बैंक से। द फर्म हैज इन्फॉर्म दैट द पार्टनर वुड नॉट बी एबल टू रीपे द लोन टिल 2021, और साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई 2021 तक ये पैसे वापस नहीं कर सकते। बैंक है ना, तो ये जो लोन लिया है, जाहिर बात है मेरे बच्चे, उसने कुछ और तो बताया नहीं। तो ये अगर कोई खास फेवर बताई होती, फिर भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ना होता। फेवर तो इसमें बताया नहीं, खाली ये बताया लोन दिया, तो इसका मतलब है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या कर सकते हैं, ये इसका ऑडिटर बन सकते हैं। तो ये क्वालिफाइड है फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। नहीं बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि WBL के सामने है RKC, कहता है कि राशिद वन ऑफ द पार्टनर इन द फर्म हैज सेवरल कमर्शियल प्रॉपर्टीज। ओहो, ये तो हमने, मेरा ख्याल है कि हमने वैसे एग्जांपल ले ली, उसके कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल का पता ना, जो रेंट पे पहले ही ऑलरेडी उसने, हाँ बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है वो प्रॉपर्टी वाले हमने इसी को रेफर किया था वहाँ, क्या ही, कि आपका वो सवाल था इस तरह का कि एक बंदा वो प्रॉपर्टीज का कारोबार करते हैं, लेकिन वो जारी बात है, प्रॉपर्टीज का कारोबार अगर उससे आप बिल्डिंग रेंट पे ले लोगे, बैंक ने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, इट्स ओके। आइंदा और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन दोनों का आपस में ताल्लुक है, बिजनेस रिलेशनशिप है साधारण अल्फाज में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसका मतलब ये भी बन सकते हैं, इन दोनों में से बन सकते हैं, पहले नहीं बन सकते। चलेंगे, इंशाल्लाह मेरे बच्चे, कोशिश होगी कल कल से हम कोई स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू कर देंगे। कल आइजा, पहला पहला आइजा शुरू होगा आपका 200, उसके बाद वक्तन फक्तन अभी आइजाज आते रहेंगे। तो खैर, ये वैसे बेटी का बनता है, लेकिन फिर से